हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इग्नू की क्लासेस में जो कि संकल्प के चैनल पर हो रही है। और आपको जो लगातार वीडियो नहीं आ रही है तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, क्योंकि ये वीडियो भी तकरीबन आज 6 से 7 बार जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन बार बार जो है कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो सेव नहीं हो पा रही थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है। और आज की जो वीडियो की क्वेश्चन है बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ मैंने वीडियोस को जो है ऐड कर दिया गया है इग्नू की प्लेलिस्ट में। अगर आप चैनल पे इग्नू की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर मिल जाएंगे जो DU SOL के थंबनेल के साथ बने हुए हैं। जैसे कि आपको वहां पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार, ये 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। और ये 4 चैप्टर आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ DU SOL वालों के लिए हैं, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन आपको वहां से देखने को आराम से मिल जाएंगे, तो आप उनको जरूर देखिएगा। और उनको देखने के बाद ये वीडियो भी आप कवर कर लीजिए। यहां से आप कितना कर लेंगे तो आपके लिए बहुत है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं जरा। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। और पहला क्वेश्चन जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर ही है कि राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत एक परिकल्पना है, एक तथ्य ज्ञान है, यानी कि विचारकों द्वारा रखा गया वो ज्ञान है जो राजनीति क्या है से संबंधित है। यानी जब हम ये क्वेश्चन ढूंढते हैं कि राजनीति क्या है, तो जो विचारकों द्वारा ज्ञान दिया जाता है वही राजनीतिक सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। यह राजनीतिक समस्याओं का अन्वेषण है। जब राजनीति के अंतर्गत जब भी समस्याएं आती है तो उन सभी समस्याओं का अन्वेषण है, उनकी जांच है। डेविड हेल्ड जो कि एक विचारक है, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो उनके अनुसार कि राजनीतिक जीवन विषयक संकल्पनाओं, राजनीति जो है वो जीवन विषयक संकल्पनाओं व सामान्यकरणों का एक तंत्र है। यानी राजनीति जीवन से जुड़ी जो संकल्पनाएं, जो बातें हैं, और जीवन से जुड़े जो सामान्य तथ्य हैं या जो तंत्र हैं, जिसमें हम सरकार को रखते हैं कि सरकार भी आता है सामान्य जीवन में, राज्य है, समाज की प्रकृति है, उद्देश्य है, और मनुष्य के जो राजनीतिक विचार हैं, उसकी कल्पनाएं हैं, इन सभी को राजनीति में शामिल किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत के विद्वानों द्वारा कोई सर्वसम्मत परिभाषा उपलब्ध नहीं है। यानी राजनीति में बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन उन विद्वानों ने कोई एक परिभाषा ऐसी नहीं दी है जिससे हम राजनीतिक सिद्धांत को प्रॉपर सही रूप से समझ सकें। सबके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीतिक विज्ञान की ही एक उपशाखा है। यह उन विचारों का समूह है जिनके आधार पर राजनीतिक तथ्यों एवं राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप की व्याख्या किया जाना संभव है। इसके द्वारा हम राजनीतिक विचारों को और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी राजनीतिक घटना के व्यवहारिक सही निरीक्षण करने तथा उससे निष्कर्ष निकालने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, कि कभी भी कोई राजनीतिक घटना घटती है तो उसका सही रूप से निरीक्षण करने के लिए और उसका निष्कर्ष निकालने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ये बात आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। राजनीतिक सिद्धांतों के महत्व की बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महत्व है। किसी भी अध्ययन के विषय की शुरुआत सिद्धांत के बिना नहीं हो सकती। जब भी आप कोई भी किसी भी विषय का अध्ययन करते हो तो जब तक किसी विषय को आप नहीं समझ सकते, जब तक आप उसके सिद्धांत को नहीं समझोगे। और राजनीतिक विज्ञान के लिए राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बहुत अधिक आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, तथ्यों में परस्पर संबंधों को निश्चित करने तथा उनकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक होता है। यानी जब भी हम तथ्यों को एक साथ रखते हैं, जब भी विचारों को एक साथ रखते हैं, एक विचार को दूसरे विचारों से जोड़ने के लिए, उनमें संबंध स्थापित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उनकी व्याख्या करने के लिए बहुत ज्यादा सहायता जो है प्रदान करता है। विभिन्न तथ्यों के साथ संबंधित सामग्री को एकत्रित करके उसका विभिन्न दृष्टिकोणों से निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करके ही सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। यानी जब विचार रखे जाते हैं तो विचारों से जुड़ी सामग्रियों को एक साथ रखकर, विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखकर उनका निरीक्षण भी किया जाता है, उनका परीक्षण भी, और उनका विश्लेषण करके सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वैचारिक एवं विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्राप्त करना। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अध्ययन से हम लोकतंत्र,
स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी जो अवधारणाएं हैं उनको समझने में हमें मदद मिलती है, उन विचारों को। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत वैचारिक तथा विश्लेषणात्मक स्पष्टता प्राप्त करने में सहायक है। यानी इनके द्वारा हम विचारों को तो समझ सकते हैं, साथ ही साथ हम जो विचार है उनका विश्लेषण भी आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत शासन व्यवस्थाओं को वैधता प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए कि राजनीतिक सिद्धांत की, तो ये शासन व्यवस्थाओं को वैधता यानी सही रूप प्रदान करता है, यानी नियमों के अनुसार चलाता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसे किसी राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन प्राप्त होता है वह जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल होती है। जब भी कोई ऐसी शासन व्यवस्था, किसी भी देश की शासन व्यवस्था की हम बात करें, तो कोई भी शासन व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, जो शासन व्यवस्था किसी देश में चल रही होती है वो किसी ना किसी राजनीतिक सिद्धांत को जरूर अपनाती है। और जब वो राजनीतिक सिद्धांत को अपनाती है तो जनता उसका समर्थन भी करती है, और जनता समर्थन करेगी तभी वो शासन व्यवस्था सफल होती है, क्योंकि जनता उसकी नीतियों को स्वीकार कर रही है। शासन प्रणाली या सत्ता परिवर्तन भी किसी ना किसी राजनीतिक सिद्धांत या विचारधारा की आड़ लेकर सफल हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है कि शासन प्रणाली में सत्ता में बदलाव होता रहता है, पार्टियां चेंज होती रहती है, आज किसी की सरकार है, कल किसी की सरकार होती है। तो ये कैसे होता है? ये होता है संभव राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से विचारधारा चेंज होती रहती है, और विचारधारा चेंज होती है तो सरकार भी कहीं ना कहीं बदलती है, क्योंकि जनता हमेशा क्या करती है? सत्ता में परिवर्तन चाहती है। जो काम करेगा उसको इन करेगी, जो काम नहीं करेगा उसको जनता आउट कर देगी। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत की अगर बात करें तो राजनीतिक आंदोलनों के लिए ये प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यानी इसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि जो बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं वो किसी ना किसी सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। तो जनता को, जब ये सिद्धांत जनता को भी प्रभावित करते हैं तो जनता भी उन आंदोलनों में शामिल होती है। आंदोलन में शामिल होने से पहले जनता ये देखती है कि उनकी विचारधारा क्या है, उनके सिद्धांत क्या है। जनता को उनकी विचारधारा, आंदोलन की या उनके विचार अच्छे लगते हैं तो जनता भी उन आंदोलनों में भाग लेती है। तो लोगों को इन आंदोलनों से प्रेरणा मिलती है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में कोई ना कोई राजनीतिक सिद्धांत या आदर्श, कोई अच्छी बात अवश्य काम करती है। यह राजनीतिक सिद्धांत लाखों करोड़ों लोगों को आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा प्रदान कर देते हैं। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। राजनीतिक सिद्धांत अन्वेषण के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए बहुत उपयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य विभिन्न तथ्यों के बीच पारस्परिक आपसी संबंधों को निश्चित करना है, विभिन्न विचारों को एक साथ लाना है जिससे सामान्य एक निष्कर्ष निकाला जा सके और कठिनाई भी ना हो। जब भी विचार रखे जाते हैं तो विचारों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है और साथ में एक निष्कर्ष भी है निकाला जाता है, और ये सब संभव कैसे होता है? राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत अनुयायियों में आत्मविश्वास, साहस एवं धैर्य का संचार करता है। अगर राजनीतिक सिद्धांतों की दोस्तों बात करें तो राजनीतिक सिद्धांतों में जैसे हर पार्टी के अपने समर्थक होते हैं, तो उन समर्थकों में आत्मविश्वास, साहस और धैर्य जब प्रवाह होता है, जब जाता है, जब उसके सिद्धांत, पार्टी के या समूह के सिद्धांत लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दिया गया सिद्धांतों ने समाजवादी क्रांति के लिए अनुयायियों में आत्मविश्वास पैदा किया था। तो वैसे ही कोई भी पार्टी हो या कोई भी समूह हो, जब उसके सिद्धांत लोगों को प्रभावित करते हैं तो उस पार्टी के अनुयायी यानी शिष्य हो या उसके समर्थक हो, वो उनको अपनाकर उनमें आत्मविश्वास आता है, साहस आता है, धैर्य आता है, और उन सिद्धांतों को अपनाकर ही वो अपनी पार्टी को, अपने समूह को आगे लेकर जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का जो उपयोग है वो देश तथा समाज की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और उनका हल ढूंढने में और विचारक तथा समाज सुधारक करते आए हैं। अगर विश्व शांति की बात करी जाए तो विश्व शांति की स्थापना में उसकी सहायता करते हैं, तथा राजनीतिक सिद्धांतविदों का, जो राजनीतिक के बड़े बड़े सिद्धांतविद हैं, जो सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें जो साम्राज्यवाद से मुक्ति का रास्ता दिखाए, जहां पे कोई देश किसी का शोषण ना कर सके, ऐसे नियम बनाए जाएं। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत विश्व शांति की स्थापना में सहायक होते हैं। पॉइंट नंबर 9, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक यथार्थ को सामने रखते हैं, वास्तविकता को, सच्चाई को, जो रियल चीज है उसको सामने रखते हैं, फैक्ट को, क्योंकि इनके बिना किसी भी समाज में स्थायी तो सही रूप से विकास स्थापित नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। अगर बात करें सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित तय करने में
तथा उसकी व्याख्या करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और राजनीतिक सिद्धांत अतीत की और वर्तमान की जो राजनीतिक पद्धतियां हैं, अतीत में जो बीत गया है या वर्तमान में जो चल रहा है, उनकी कार्यप्रणाली में, उनके कार्यों में, उनके उद्देश्यों में और आदर्शों को जानने में सहायता करते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की भी जानकारी देते हैं। अतीत में जो गलतियां हुई उनको ठीक करवाते हैं, वर्तमान में जो चल रहा है उसमें हम फेक बदल कर सकते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है? राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हो सकता है। और भविष्य के लिए भी हम इसमें योजनाएं तैयार कर सकते हैं। ये सब हो सकता है राजनीतिक सिद्धांतों से, क्योंकि जब नई नई नीतियां बनती हैं तो चीजें क्या होती है? बदलती हैं। पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण परीक्षण करके सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है यह ज्ञात किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है, उनको परख सकते हैं कौन सी बेहतर है। इस प्रकार उसे अच्छी वाली को अपनाया भी जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की बात की जाए तो मनुष्य को स्वयं को और स्वयं के बाद उसके राजतंत्र इतिहास को समझने की क्षमता में योगदान देता है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा मनुष्य खुद को समझ सकता है, स्वयं के बाद राजतंत्र को समझ सकता है, इतिहास को समझने की उसमें क्षमता आती है। यह उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था यानी एक बहुत अच्छी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका एक आदर्श रूप खड़ा करता है। अगर विज्ञान के रूप में देखा जाए तो यह एक राजनीतिक यथार्थता, वास्तविकता की व्याख्या करता है, वास्तविकता सच्चाई प्रदान करता है। तथा दर्शन के रूप में सभी के उत्तम अच्छे जीवन के लिए यह आवश्यक नियमों की भी व्याख्या करता है, एक अच्छे नियमों का निर्माण भी करता है। और ये पहला क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिवार की संस्था पर राज्य का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है? यानी अगर एक परिवार की बात की जाए तो परिवार की संस्था पर राज्य का हस्तक्षेप दोस्तों क्यों आवश्यक है? तो कह रहा है कि समाज के अंतर्गत अनेक पारंपरिक बुराइयां भी होती है। हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां चलती आ रही होती हैं और इनमें अधिकांश महिलाओं और कन्या संतानों से संबंधित होती है। महिलाओं और कन्याओं से, लड़कियों से संबंधित समस्याएं होती हैं। मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में अनेक विद्वानों ने परिवार पर टिप्पणियां की हैं, लेकिन 19वीं सदी के 60 और 70 के दशकों में आकर, जब 19वीं सदी के 1960-70 का जो समय आया है, ठीक है, 19वीं सदी की बात हो रही है, सॉरी 1860-70 का जो समय आया, तो उसमें आकर ही नारी मुक्ति आंदोलन के समर्थकों ने इस तथ्य को उजागर करना शुरू किया है कि परिवार के अंदर सब कुछ उतना ही न्यायोचित, सही एवं पवित्र नहीं है जैसा कि माना जाता रहा है। यानी 1860 और 70 के दशकों में नारी मुक्ति जब आंदोलन हुए तो जो नारियों आंदोलन को चलाने वाले समर्थक थे, उन्होंने ये कहा कि परिवार के अंदर जो हमें सही दिखता है, जितना पवित्र दिखता है, एक्चुअल में असल में इतना है नहीं। और न्यायोचित एवं निष्पक्ष व्यवहार के लिए, सही रूप के लिए परिवार की संस्था में हस्तक्षेप आवश्यक है। और अगर हमें इस व्यवस्था को बदलना है, यानी कि जो अनुचित गलत हो रहा है, जो अपवित्र हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए परिवारों की संस्था में हस्तक्षेप होना जरूरी है। ये राज्य ने बात रखी। नारी आंदोलनों का अध्ययन एक ऐसा विषय है जो नारी मुक्ति आंदोलनों से पनपा है, जो समाज में नारियों की स्थिति का अध्ययन करता है और यह तय करता है कि पितृसत्तात्मक समाज में, जहां पुरुषों की प्रधानता चलती है, जहां पुरुष मेन होता है, तो वहां पे नारियों को कैसे मुक्ति दिलाई जा सके, यानी उनको, नारियों को, औरतों को, महिलाओं को पुरुषों से आजादी कैसे दिलाई जा सके, उनकी गुलामी से कैसे उनको आजादी मिले। नारी आंदोलन से जुड़े कुछ विद्वानों ने पूरे इतिहास में नारियों की स्थिति का विश्लेषण किया और हमेशा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सामाजिक संरचना ऐसी रहे, समाज का निर्माण ऐसा हो जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व बना रहा है। मतलब उन्होंने ये चीज बताई कि हमेशा ऐसा चलता आ रहा है कि समाज में केवल पुरुषों का प्रभुत्व, वर्चस्व है, और इसके फलस्वरूप बाद नारियों को निम्न दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। समाज में उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता महिलाओं को, और उनके विकास के लिए राज्य और समाज का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में फर्क को, जिसे पारंपरिक रूप में जैविक भिन्नता और कभी कभी परिवार के अंदर बाहर पुरुष और नारी की धर्म विविध रूढ़िबद्ध भूमिकाओं के आधार पर तथा लिंग आधारित असमानता के रूप में जाना जाता है। अगर हम भेदभाव के रूप में देखें, अगर महिलाओं और पुरुषों में फर्क देखना है तो पहले आप जैविक कारक देख लो। यानी कि महिला और पुरुष में बेसिकली हमेशा आपको पता है कुछ जैविक कारक होते हैं कि जो फिजिकली कंडीशन महिलाओं की होती है वैसी पुरुषों की नहीं होती, ठीक है ना। पुरुष फिजिकली काफी स्ट्रांग माने जाते हैं, उतनी महिलाएं नहीं मानी जाती। ये ऐसी लोगों के मन में रूढ़िबद्ध अवधारणाएं यानी कट्टरवादी धारणाएं हैं जो मतलब प्राचीन काल से चली आ रही हैं। दूसरा, परिवार के अंदर भी देखा जाए तो पुरुषों को ही बेहतर माना जाता है, ना कि महिलाओं को। तो ये सब जो भूमिकाएं चलती आ रही है, ये उनमें असमानता पैदा करती है।
यानी उन दोनों में असमानता ये दिखाती है कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, लेकिन ये समाज द्वारा बनाई गई मान्यताएं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जरा इसी को पढ़ते हैं। आमतौर पर जो नारी आंदोलन है सामाजिक सिद्धांतों, राजनीतिक आंदोलनों और आचार शास्त्रों को सूचित करते हैं। यानी वो सिद्धांतों को लेकर, राजनीतिक आंदोलनों को लेकर चलते हैं जो मुख्य तौर पर महिलाओं की मुक्ति से प्रेरित या संबंधित रहे हैं। नारी आंदोलन विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता से संबंध रहा है। नारी आंदोलनों का संबंध जो रहा है वो पुरुषों को लेकर रहा है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक असमानता को लेकर हो। नारी आंदोलनों के समर्थकों ने यहां तक दावा किया बताया कि लिंग आधारित पुरुष और नारी जैसी असमानता प्राकृतिक ना होकर समाज द्वारा निर्मित है। यानी हम जो जेंडर का भेदभाव देखते हैं ना, कि पुरुष जो है ज्यादा स्ट्रांग है महिलाओं से, या इनमें जो जेंडर का रोल है जो हमने बना रखा है कि पुरुष ज्यादा स्ट्रांग होता है, महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर है, तो ये सब प्रकृति ने नहीं तय किया, ये समाज ने स्थापित किया है कि महिलाएं कमजोर हैं। ये समाज ने बनाया है कि महिलाएं पुरुषों जितना काम नहीं कर सकती, महिलाएं हमेशा पुरुषों के कंट्रोल में रहेंगी। ये सब समाज ने बनाया है, प्रकृति ने कभी ऐसा नहीं किया। प्रकृति ने दोनों को बराबर रूप से बनाकर भेजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। सामान्य तौर पे देखें तो नारी आंदोलन लिंगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता में सैद्धांतिक विश्वास का नाम है। इसी विश्वास के साथ यह मांग उठाई जाती है रही है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक अस्मिता अथवा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के निर्धारण में लिंग प्रमुख नहीं, कारक नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी व्यक्ति की पहचान की बात करते हैं, तो चाहे सामाजिक बात हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो किसी भी अधिकार में लिंग को देखकर, जेंडर को देखकर कभी भी उनकी शक्ति का या उनके अधिकारों को तय नहीं कर लेना चाहिए कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसको ये मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये सब जेंडर के आधार पर नहीं तय होना चाहिए। लिंग आधारित, जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री में औरतें काम करती है, पुरुष भी करते हैं, पर महिलाओं को उतनी सैलरी नहीं मिलती। सिर्फ क्यों? और ये जेंडर को लेकर है, उनको ये लगता है कि महिलाएं उतना काम नहीं कर पाएगी जितना पुरुष कर लेंगे, तो उस हिसाब से उनको सैलरी कम मिलती है, जबकि ये सिर्फ जेंडर रोल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा कभी उनके अधिकारों को लेकर। आगे देखते हैं। लिंग आधारित अधिकारों में असमानता और पुरुषों तथा महिलाओं के अधिकारों में भारी भिन्नता पर भी प्रश्न उठाए जाते रहे हैं हमेशा से। इन पे क्वेश्चन हमेशा से चलता आ रहा है। नारीवादियों के अनुसार कार्य क्षेत्र में, यानी काम करने का जो क्षेत्र है, तो काम करने के क्षेत्र में परिवार के अंदर और बाहर के संसाधनों पर पुरुषों की पकड़ महिलाओं की पुरुषों की अधीनता का मुख्य कारण रही है। यानी चाहे काम कहीं भी हो, चाहे परिवार के अंदर हो, चाहे बाहर के संसाधनों हो, वहां पर महिलाओं के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पुरुषों की पकड़ ज्यादा मजबूत रही है, और यही कारण है कि महिला हमेशा पुरुषों के अधीन रहती है। नारी आंदोलनों के जो सिद्धांतकार हैं, उनके अनुसार समाज में नारियों का प्रभुत्व की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में प्रकट होती है। मतलब समाज में नारियों पर जो प्रभुत्व कायम है, आज पुरुष जो नारियों पे कंट्रोल कर रहे हैं, उसका जो रूप है वो इस प्रकार है। पहला, बच्चों को यानी लड़कियों को कम उम्र में लिंग आधारित भूमिकाओं की शिक्षा द्वारा, पहले ही बच्चों को जन्म के बाद से, मतलब छोटी उम्र में ही सिखा दिया जाता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कों की बराबरी नहीं करेंगी, किसी के ज्यादा पढ़ेंगी नहीं, कम उम्र में शादी हो जाएंगी, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें जो लेकर चलते हैं। फिर दूसरा है, बालिकाओं को सही एवं पूर्ण शिक्षा से वंचित रखकर, उनको प्रॉपर शिक्षा भी, एजुकेशन नहीं दी जाती, तो और एजुकेशन दे देंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगी, तो कई बार लोग उनको एजुकेशन नहीं देते हैं, जिस कारण उनमें वो पुरुषों के अधीन रह जाती हैं। ठीक है, महिलाओं पे नियंत्रण, दमन और हिंसा के द्वारा उन्हें मारपीट कर उन पे कंट्रोल किया जाता है, अपनी बात मनवाई जाती है, उन्हें आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक सत्ता से दूर रखा जाता है। राजनीति में महिलाओं को आने जल्दी से नहीं दिया जाता, क्योंकि आएंगी तो कहीं ना कहीं वो बराबरी करेंगी और ये पुरुष चाहते नहीं है। दूसरा, उन्हें आर्थिक संसाधन कम से कम जो है प्राप्त होते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हीनता का भाव, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हमेशा नीचे जो है नीचे करके माना जाता है, कि उनको निम्न दर्जा दिया जाता है, कि वो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तो ये सब कारण है जिससे पता लगता है कि महिलाएं जो है हमेशा पुरुषों के अधीन रही हैं। तो लिंग पर आधारित जो भेदभाव हैं, उनको घर से लेकर कार्यस्थल और शिक्षण संस्थाओं में भी देखा जा सकता है। नारी मुक्ति के जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि सिर्फ सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक बदलाव से ही किसी समाज की आदि आबादी की असमानता और दमन को, यानी उसमें जो शोषण हो रहा है उसको दूर किया जा सकता है। कब होगा? जब समाज में परिवर्तन आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वितरणकारी न्याय से आप क्या समझते हैं? यूनान के प्रसिद्ध जो राजनीतिक विद्वान है अरस्तु, उन्होंने न्याय संबंधी जिस सिद्धांत को जन्म दिया है उसे वितरणकारी न्याय के नाम से पुकारा जाता है।
अरस्तु ने न्याय की अवधारणा की व्याख्या करते हुए यह लिखा है कि न्याय तो वितरणात्मक होता है या तो दोष निवारक। यानी न्याय दो प्रकार का होता है, या तो वितरणात्मक और या फिर दोष निवारक। तो दोनों को देखते हैं क्या है। पहले देखते हैं वितरणात्मक न्याय क्या है। समानों के बीच समान वितरण, यानी जो सरकार संसाधनों का अगर बंटवारा करे, सरकार सुविधा बांटे, तो अमीर गरीब को बराबर रूप से बांटे। ये नहीं कि अमीरों को पहले बांटे, गरीबों को बाद में बांटे। सरकार सबको एक साथ तरीके से लेकर चले, समान रूप से समान वितरण हो, इसे बोलते हैं वितरणात्मक न्याय। यानी सरकार की सुविधा का सबको बराबर से फायदा हो। और दोष निवारक का मतलब क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, उसका प्रतिकार यानी उसकी भरपूर्ति हो जाए, क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। यानी अगर किसी की व्यक्ति के साथ व्यापार में अन्याय हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, ये दोष निवारक होता है, दोष का तुरंत उपचार करना। यानी तो अरस्तु की न्याय संबंधी जो अवधारणा है उसमें मार्क्सवादी सिद्धांत के साम्यवादी समाज में उपस्थित वितरणकारी न्याय से मिलती जुलती है, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम प्रदान हो, यानी कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। J.W. चैपमैन जो एक बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी वितरणकारी न्याय की महत्वता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था का खंडन विरोध करते हैं जिसमें कुछ लोग अपने स्वार्थ फायदे के लिए कई लोगों को खरीद लेते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो इस चीज का वो विरोध करते हैं। वितरणकारी न्याय का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण। देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी भी उचित लाभ प्राप्त कर सके, तभी देश में आर्थिक न्याय कायम हो सकता है। उदारवादी मानते हैं कि आर्थिक न्याय समाज में प्राप्त हो सकता है क्योंकि राज्य रूपी संस्था समाज में कल्याणकारी सेवा प्रदान करती है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका काम है समाज में कल्याण करना, लोगों का विकास करना। और व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताएं, जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जो मेन है, महत्वपूर्ण जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था राज्य ही करता है। राज्य व्यक्ति के जीवन सुरक्षा संबंधी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाता है, जैसे वृद्धावस्था में पेंशन और भविष्य निधि, भविष्य में मिलने वाली जो सहायता है, वो सब राज्य ही करता है। मार्क्सवादी जो है, कार्ल मार्क्स जो विचारधारा वाले हैं, वो दावा करते हैं कि समाज में क्रांति के बाद साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। हमेशा ध्यान रखना कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो समाज में क्रांति लाना चाहती है। वो कहती है समाज में दो वर्ग हैं, अमीर और मजदूर। अगर समाज में बदलाव लाना है तो मजदूरों को क्रांति करनी होगी अमीरों के खिलाफ, और शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो ये हमेशा कहते हैं कि जब देश में क्रांति आएगी तभी साम्यवादी समाज बनेगा, तब न्याय का उचित स्वरूप समाज में विद्यमान होगा, तभी लोगों को न्याय सही रूप से मिलेगा। इस अवस्था में कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से अपनी योग्यता अनुसार कार्य करके मानव जीवन का उचित आनंद उठाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वितरणकारी न्याय आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वितरणकारी न्याय के अंतर्गत विद्वान व्यक्ति के आर्थिक पक्ष की ही बात करते हैं कि आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है सही रूप से विकास कर सके। आगे आते हैं, सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं। अगर सेंसरशिप की बात करें दोस्तों, तो सेंसरशिप अर्थात बाध्यकरण का तात्पर्य एक समाज के भीतर चलने वाली सूचना और विचारों के नियंत्रण से है। अर्थात सेंसरशिप की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है समाज के भीतर जो सूचनाएं हैं, जो विचार चल रहे हैं, उनको नियंत्रण, कंट्रोल करना। कई बार सरकारें क्या करती है, जब देश में आपातकाल लगा तो सरकार ने क्या करा, रेडियो, टेलीविजन और जितने भी अखबार थे उनपे क्या कर दिया, उनपे रोक लगा दी। यानी वो जो भी छापेंगे सरकार से पूछ के छापेंगे। तो इसी को सेंसरशिप कहते हैं दोस्तों। पूरे इतिहास में तानाशाही की पहचान रही है कि तानाशाह भी कहीं ना कहीं रहे हैं। 20वीं शताब्दी में आपत्तिजनक पाए जाने वाले विचारों को बदलने या दबाने के उद्देश्य से पुस्तकों, नाटकों, फिल्मों, टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम, समाचार रिपोर्टों और संचार के अन्य रूपों के माध्यम से सेंसरशिप हासिल की गई थी। यानी होता क्या था, प्राचीन काल में अगर देखा जाए, पहले क्या होता था कि बेसिकली अगर 20वीं शताब्दी में किसी भी अखबार ने या रेडियो, टेलीविजन, किसी ने भी राजा के, तानाशाह के खिलाफ कोई ऐसी बात छाप दी है जो आपत्तिजनक है, तो ऐसे पुस्तकों को, नाटकों को, फिल्मों को, टेलीविजन वगैरह कार्यक्रमों को सबको बैन कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। सेंसरशिप के लिए तर्क अलग अलग है। कुछ सेंसर को सामग्री के साथ अभद्र या अश्लील माना जाता है कि इसमें अश्लील चीजों पे बैन लगाया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। विधर्मी, गलत या निंदात्मक या देशद्रोही चीजों पे बैन लगाया जाता है। इस प्रकार विचारों को 3 बुनियादी सामाजिक संस्थाओं की रक्षा की आड़ में दबा दिया गया है, जो इस प्रकार है: परिवार, चर्च और राज्य। यानी सामाजिक चीजों की रक्षा के लिए प्राचीन काल में 20वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो ज्यादा प्राचीन काल भी नहीं है, लेकिन
बोला तो ऐसी जाएगा कि अगर 20वीं शताब्दी में देखें तो 3 बुनियादी सिद्धांतों को सेफ रखने के लिए, परिवार को, चर्च को और राज्य को, उसको देखते हुए सेंसरशिप लगाई गई थी। बाध्यकरण और वैधिकरण की को समझने के लिए, बाध्यकरण होता है रोकना और वैधिकरण होता है लागू करना। इसको समझने के लिए यह समझना चाहिए कि इसका समर्थन करने वाली विचारधारा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है, प्रेरित है, और यह कि हर समाज में रीति रिवाज या कानून है। हर समाज के अपने रीति रिवाज होते हैं, कानून होते हैं, जिनके द्वारा समाज में भाषण, पोशाक, कपड़े, धार्मिक पालन और यौन अभिव्यक्ति को नियमित किया गया था, यानी अपने विचार रखने की आजादी दी गई थी, चाहे वो भाषण हो चाहे पोशाक हो। किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है, जहां व्यक्ति बिना रोके, मतलब बिना रुके हुए, बिना घबराए हुए जो अपनी बात रोक टोक से बोल देता है, उसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ ना कुछ सीमा अवश्य होती है, यानी कि अगर आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी बोलोगे, नहीं, यानी आप बोलोगे लेकिन उस हद में बोलोगे जिसमें सामने वाले को नुकसान ना हो। समकालीन विश्व में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर सीमाएं उचित हैं। कह रहा है कि समकालीन आज के विश्व में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बोलने की आजादी पर कुछ जो सीमाएं लगा दी गई हैं वो बिल्कुल ठीक है और लगनी भी चाहिए। किसी भी मामले में विकसित दुनिया में सांस्कृतिक ताकतों को, विचारों, सूचनाओं को अज्ञात सेंसरशिप को बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब यह है कि किसी भी मामले में जो विकसित दुनिया है वो सांस्कृतिक ताकतों को, विचारों और सूचनाओं की अज्ञात सेंसरशिप को बढ़ावा देने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आज बेसिकली सांस्कृतिक जो ताकतें हैं उनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि वो किसी ना किसी रूप में सेंसरशिप को बढ़ावा दे सके, कि कोई भी अगर धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे अगर गलत चीजें निकालता है या जो चीजें आहत करती है समाज को, तो उसको रोकने के लिए इन चीजों का, सांस्कृतिक चीजों का, ताकतों का प्रयोग किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो कह रहा है कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी सिद्धांत की व्याख्या में नैतिक समस्याओं को सुलझाने के तरीकों का उल्लेख किया, नैतिक बातों को बताया है कि अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है। वह नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं, इसके माध्यम से ही हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। जॉन रॉल्स मनुष्य को मूल अवस्था में अज्ञानता के पर्दे के पीछे ढकेलते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा एक अज्ञानता का पर्दा लगा होता है जो उसे दूसरों की क्षमता को पहचानने नहीं देता, यानी इंसान कभी ये नहीं पहचान पाता कि सामने वाला उससे काबिल हो सकता है। वो हमेशा एक तरीके से यही सोचता है कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये तो ऐसा था, इसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए। लेकिन हर इंसान पे एक अज्ञानता का पर्दा होता है, ये हकीकत है, जो उसे दूसरों की काबिलियत को पहचानने नहीं देता। जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, अपने हितों, अधिकारों, अपने कौशलों और अपनी योग्यता संबंधी जो आज के समाज में विवाद का कारण बनी है, उसको बुनियादी जानकारी से दूर रखते हैं। बेसिकली व्यक्ति क्या करता है, केवल अपनी चीजों को आगे रखता है, बुनियादी चीजों से दूर रखता है अपने आप को। मतलब यह है कि वो अपने जो कौशल, अपने जो हित हैं उनको तो आगे रखता है, बाकी जानकारी, समाज से जुड़ी चीजों को दूर रखता है। किंतु लेकिन एक चीज उसके पास होती है, इसे ही जॉन रॉल्स न्याय की संज्ञा देते हैं। जॉन रॉल्स अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत समानता के सिद्धांत की बात करते हैं। न्याय के साथ वो समानता को भी लेकर, वह समाज में समानता कायम करना चाहते हैं। क्योंकि जब समाज में समान अधिकार और समान स्वतंत्रता होगी, क्योंकि जब समाज में समान अधिकार और समान स्वतंत्रता होगी, तभी व्यक्तियों के बीच आपसी भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी का द्वेष नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को बुरा नहीं बोलेगा, लोग शांतिपूर्वक सामाजिक जीवन व्यतीत करेंगे, बिताएंगे। वे न्याय संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत एक दूसरे सिद्धांत का भी उल्लेख करते हैं, जिसे भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत जॉन रॉल्स यह तर्क देते हैं, मतलब ये बात बताते हैं कि असमानताओं को केवल तभी सही ठहराया जा सकता है जब उनसे निम्नतम व्यक्तियों को लाभ पहुंचता हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि असमानताओं को हम तभी सही ठहराएंगे, कि भेदभाव तभी ठीक है जब गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल रहा हो, मतलब अमीरों के अकॉर्डिंगली गरीबों को ज्यादा लाभ मिलेगा, तो इस प्रकार की असमानता बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको बराबरी पर पहले लेकर आना है, ठीक है ना। तो जॉन रॉल्स जो है वो संवैधानिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं, संवैधानिक लोकतंत्र को मानते हैं। वे ऐसी सरकार की व्यवस्था की बात करते हैं
जो जन कल्याण के लिए जिम्मेदार हो, वह आर्थिक क्षेत्र में बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपटीशन वाले बनाए रखने वाले संसाधनों को पूरी तरह से सुनियोजित करने यानी लागू करने, संपत्ति का उचित सही से वितरण करने बांटने पर बल देते हैं और सभी व्यक्तियों को उसकी क्षमता अनुसार काम मिले, तभी समाज में समानता कायम हो सकती है और समाज में न्याय विद्यमान रह सकता है, वो ये बात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी जो सिद्धांत है अगस्तु के वितरणकारी न्याय सिद्धांत से मिलता जुलता रहा है। जो बात अगस्तु ने कही उसी से मिलती जुलती बात जो है जॉन रॉल्स ने भी की हो कि सभी समाज में समानता आनी चाहिए, सभी को न्याय बराबर रूप से मिलना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है? राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता की धारणा प्रमुख रही है। एक की अभाव, एक की कमी में दूसरे का अर्थ समझना मुश्किल ही नहीं कठिन है। यानी समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं समझ सकते और स्वतंत्रता होगी तो समानता को नहीं समझ सकते। स्वतंत्रता समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये दोनों समानता और स्वतंत्रता परस्पर आपस में विरोधी भी हैं। राजनीतिक विद्वान डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता और स्वतंत्रता दोनों परस्पर आपस में विरोधी तत्व हैं। इस विषय में लॉर्ड एक्टन लिखते हैं कि समानता की जो भावना है उसने स्वतंत्रता की आशाओं पर पानी फेर दिया है। अतः स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं और इनमें से कोई भी एक दूसरे का नाश कर देगी। यानी कहने का मतलब ये आपस में विरोधी हैं एक दूसरे की, और अगर ये हो सकता है आने वाले टाइम में कि एक दूसरे का नाश भी कर देगी। ये लॉर्ड एक्टन बताते हैं, अपने विचार रखते हैं वो। इन विद्वानों का कहना है कि स्वतंत्रता की उपस्थिति में समानता नहीं हो सकती। जहां स्वतंत्रता नहीं होगी वहां समानता भी नहीं होगी, ठीक है ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। इन विद्वानों का कहना है कि स्वतंत्रता की उपस्थिति में समानता नहीं हो सकती। मतलब ये कहते हैं कि जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं होगी, जहां स्वतंत्रता होगी वहां समानता नहीं होगी, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। और समानता की उपस्थिति में स्वतंत्रता नहीं होगी, जहां समानता होगी वहां स्वतंत्रता नहीं होगी। यानी जो भी एक होगा तो दूसरा नहीं होगा वहां पर, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान नहीं है। कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिशाली, कोई बुद्धिहीन है, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो मंद बुद्धि है, दिमाग नहीं है, और कई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कोई बलवान, कोई शक्तिशाली है तो कोई कमजोर है। यह बात सत्य है कि बुद्धिमान व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग बुद्धिहीन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक मात्रा में चतुराई के साथ करेगा। जिसके पास दिमाग ज्यादा है ना, तो वो व्यक्ति स्वतंत्रता को अच्छे तरीके से यूज करेगा। किसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसके पास कम दिमाग है उसके अकॉर्डिंगली जिसके पास दिमाग ज्यादा है वो अच्छे से स्वतंत्रता का उपयोग करेगा, ठीक है। जिसका परिणाम यह होगा कि समाज में असमानता आएगी और इस प्रकार समानता का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, समाज में भेदभाव आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यदि समाज में उपस्थित प्राकृतिक असमानता को मिटाने की कोशिश की गई तो इसका परिणाम यह होगा कि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी क्षमता का उचित सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे न केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति का विकास रुकेगा बल्कि राज्य और समाज का विकास भी रुक जाएगा, क्योंकि जनता की क्षमता पर ही राज्य और समाज का विकास क्या होता है, संभव होता है। जनता की सहमति पर समाज और राज्य काम करते हैं। आगे आते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं अब। तो नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले जो विद्वान हैं वो ये तर्क देते हैं इसको लेकर कि यदि समानता का अर्थ व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है, समानता ये कहती है कि व्यक्तियों को समान अवसर मिले, तो ऐसी स्थिति में समाज के अमीर व्यक्ति और अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब होते चले जाएंगे। मतलब अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। अगर ये कौन कहते हैं, ये नेगेटिव वाले कहते हैं कि अगर हमने समानता का अर्थ व्यक्तियों को समान अवसर देना है तो इससे अमीर तो और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। दूसरी विचारधारा के जो समर्थक हैं जो यह मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के जो है पूरक हैं, तो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि एक के अभाव, एक की कमी में दूसरे का अस्तित्व नहीं है। प्रोफेसर लॉस्की ने भी लिखा है, यदि स्वतंत्रता मानवीय अंतरात्मा के निरंतर विकास की शक्ति है तो वह समान व्यक्तियों के समाज के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होती। जहां धनी निर्धन, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, पढ़ा लिखा अनपढ़ होते हैं वहां हम सदा स्वामी और सेवक पाते हैं। वहां पे हम एक जगह तो मालिक को पाएंगे, एक जगह नौकर को लेकर पाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता और स्वतंत्रता में घनिष्ठ गहरा संबंध है। एक की अनुपस्थिति में अगर कोई भी एक नहीं रहेगा तो दूसरे को परिभाषित करना कठिन है। प्रोफेसर लॉस्की लिखते हैं कि समानता की धारणा के बिना, अगर समानता के बिना स्वतंत्रता खोखली है, समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी
खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं होगा। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देखो, अगर व्यक्तियों में समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का मूल्य नहीं है। एग्जांपल, अगर जब तक व्यक्ति को फ्रीडम भले ही आप दे दो, कितनी भी दे दो, लेकिन जब तक उसमें इक्वेलिटी नहीं आएगी ना, तब तक स्वतंत्रता की वैल्यू ही नहीं है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को मैं बोलूँ कि भाई जाके वोट डाल लिया, तो वो गरीब व्यक्ति वोट डालने से पहले वोट डालने से पहले वो रोटी कमाने जाएगा, क्योंकि रोटी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो समानता पे आएगा, इक्वेलिटी पे। उसे ये पता है कि अगर मैं आज नहीं कमाने जाऊंगा तो भाई मैं खा नहीं पाऊंगा। तो समानता होनी जरूरी है, समानता होगी तभी वो स्वतंत्रता का उपयोग कर पाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अमीर व्यक्ति का क्या है, उसके पास तो ऑलरेडी पैसा है, वो तो वोट भी डाल लिया जाएगा, उसे पता है खाना तो है ही है घर में। लेकिन गरीब व्यक्ति कहां से जाएगा, वो अपने बच्चों को कहां से पालेगा। तो समानता अगर होगी तो स्वतंत्रता भी डेफिनेटली होगी, आप ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकार के मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। मार्क्सवाद के अधिकार संबंधी जो विचार है उसमें निजी संपत्ति की धारणा के साथ वो जुड़े हुए हैं। मार्क्स के मुख्य जो लक्ष्य रहा है वो पूंजीवादी समाज और अर्थव्यवस्था की आलोचना का है। कार्ल मार्क्स हमेशा से पूंजीवादी समाज और अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं, उसको बुरा भला बोलते रहे हैं। उसने राज्य अथवा राज्य और व्यक्ति के संबंधों का कोई निश्चित सिद्धांत पेश नहीं किया। अतः मार्क्सवाद के अंतर्गत हम अधिकारों के किसी सकारात्मक अच्छे सिद्धांत की अभाव पाते हैं कि मार्क्सवाद जो है वो अधिकारों को लेकर कोई अच्छा सिद्धांत पेश नहीं करते हैं, उसकी कमी हमेशा मिलती है। अधिकारों पर उसके विचारों ने बुर्जुआ यानी पूंजीपति अधिकारों के खोखलेपन का पर्दाफाश किया, जो परंपरा बाद में आने वाली मार्क्सवादी लेखकों ने भी निभाई है, वो हमेशा उसकी आलोचना करते रहे हैं। क्रांति के बाद जब क्रांति आई सोवियत यूनियन में, सोवियत सरकार में और चीन में आई, तो उनके संविधानों में अध्याय जोड़े गए, कुछ अध्याय और जोड़े गए, चीन में भी और सोवियत यूनियन में भी। परंतु सही स्तर पर उनकी प्राप्ति भी एक सपना रहा, मतलब जो अध्याय जोड़े गए उन पर काम नहीं हो पाया, वो एक सपना रह गया। मार्क्सवादी अधिकारों की आलोचना जो करते हैं वो बताता हूं आपको मैं। मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में बुर्जुआ यानी मजदूर राज्य के दिए जाने वाले अधिकारों की प्रकृति का विश्लेषण किया। उसका विचार था कि आर्थिक असमानताएं राजनीतिक असमानताओं को जन्म देती हैं। जहां पे आर्थिक असमानता होगी, भेदभाव होगा, वहां राजनीतिक असमानता भी होगी। वही एग्जांपल मैंने दोबारा दे दिया कि जहां पे अमीर गरीब का डिफरेंस रहेगा तो वहां पे लोग राजनीतिक अधिकार का करेंगे क्या। अगर एक गरीब व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं कि भाई तू वोट डालने चले जा, तो वो यही तो बोलेगा कि भाई पहले मैं काम करूंगा, मैं रोटी कमाऊंगा। वो वोट डाल के क्या करेगा। तो आर्थिक असमानता अगर होगी तो राजनीतिक असमानता भी आएगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति कभी वोट डालने जाएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग जो है वो बहुमत होने के बावजूद, उनकी भले ही संख्या ज्यादा हो, पर सरकार में शासक वर्ग का दर्जा उन्हें कभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो गरीब है और उनके अधिकार खोखले ही रहेंगे। अपनी पुस्तक द ज्यूइश क्वेश्चन 1843 में 1843 में फ्रांस और अमेरिका के संविधानों में शामिल किए गए जो मानव अधिकार थे उनका विश्लेषण करते हुए मार्क्स कहते हैं यह मानव अधिकार बहुत हद तक राजनीतिक अधिकार थे। जो शामिल किए गए थे अधिकार, तो मार्क्स कहते हैं वो बहुत हद तक मानव अधिकार थे, जिनका उपयोग समाज में अन्य लोगों के साथ ही किया जा सकता था। इनकी विषय वस्तु और प्रकृति राज्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह राजनीतिक स्वतंत्रताओं और नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसके अलावा कुछ और मानवीय अधिकार भी होते हैं जिन्हें नागरिक अधिकारों से भिन्न अलग किया जा सकता है, जैसे आत्मा की स्वतंत्रता अथवा धार्मिक स्वतंत्रता। बुर्जुआ समाज यानी पूंजीपति समाज में व्यक्ति के अधिकार और नागरिक के अधिकार में अंतर किया जा सकता है। व्यक्ति जो है वो नागरिक समाज के सदस्य होने के नाते ही व्यक्ति है। वो नागरिक व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं वो समाज में नागरिक के होने के नाते मिले हुए हैं। अतः व्यक्ति और उसके अधिकारों को मानवीय अधिकार क्यों कहा जाए। मार्क्स के अनुसार इसकी व्याख्या राज्य का नागरिक समाज के साथ संबंध और राजनीतिक मुक्ति की प्रकृति के संदर्भ में की जा सकती है। व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो नागरिक समाज के सदस्य होने के नाते होते हैं, यानी व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं वो नागरिक का समाज होने के नाते उसे प्राप्त होते हैं। अर्थात यह स्वार्थी व्यक्ति के अधिकार है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों और समुदाय से पृथक है। यानी बेसिकली क्या है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समाज में केवल अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, ना कि समाजों के बारे में सोचते हैं। और 1793 के फ्रेंच संविधान ने 1793 के फ्रेंच संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा आदि को व्यक्ति के अधिकार घोषित किया था।
इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ था किसी भी व्यक्ति को अपनी मनमर्जी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन शर्त यह है कि वह दूसरों को हानि ना पहुंचाए। मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के अनुसार यह एक ऐसे स्वार्थी व्यक्ति की स्वतंत्रता थी जो स्वयं तक सीमित है, जो केवल अपने तक ही सोच सकता है। स्वतंत्रता का यह अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति से मिलने का नहीं, मिलाने का नहीं, बल्कि उन्हें अलग करने का अधिकार है, क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसी तरह संपत्ति के अधिकार का अर्थ था अपने श्रम, अपनी मेहनत, अपनी वस्तुओं, अपनी आय आदि का समाज की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से उपयोग करना, खरीदना व बेचना। यानी जो मेहनत आपकी है, जो वस्तु आपकी है, जो पैसा आपका है, आप बिना समाज की परवाह किए उसे यूज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो ये सब चीजें उसमें शामिल की गई थी। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स बताते हैं। स्वतंत्रता और संपत्ति नागरिक समाज के आधार हैं। ये अधिकार अन्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। इसी तरह समानता भी स्वतंत्रता का ही दूसरा रूप है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के स्वयं में एक लक्ष्य समझा जाएगा। इसका अर्थ है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह रक्षा करता है या सजा देता है। कानून सबको एक साथ लेके चलेगा, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। सुरक्षा का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। सुरक्षा की धारणा समाज को अपने स्वार्थ से ऊपर उठने का अवसर नहीं देती, बल्कि यह स्वार्थ को दृढ़ मजबूत करने का आश्वासन देती है। सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि समाज को अपने स्वार्थ से ऊपर उठने का अवसर दे, कि व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर सोच ही नहीं पाएगा, बल्कि सुरक्षा ये कहती है कि आप अपने स्वार्थ को, यानी अपनी चीजों को कैसे सुरक्षित कर सकते हो, ये आपको भरोसा देती है सुरक्षा। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मार्क्स के अनुसार कोई भी अधिकार स्वार्थी व्यक्ति की धारणा से ऊपर नहीं उठ पाते। कोई भी अधिकार अगर व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति की धारणा सोच से ऊपर नहीं उठ पाते। यह एक ऐसा व्यक्ति का अधिकार है जो नागरिक समाज से कटकर केवल अपने निजी हितों और स्वार्थों तक सीमित है। ठीक है, यह मानव जाति के अंग के रूप में व्यक्ति के अधिकार नहीं है। इनमें समाज व्यक्ति के लिए कृत्रिम संस्था और उनकी आत्मनिर्भरता में एक बाधा है। कहने का मतलब यह है कि मार्क्स का कहना यह है कि कोई भी अधिकार जो में व्यक्ति को प्राप्त होता है वो स्वार्थी व्यक्ति की धारणा से ऊपर नहीं उठ पाते। व्यक्ति कई बार क्या करता है, अधिकारों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, उससे ऊपर नहीं आ पाता। यह व्यक्ति को अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन जो नागरिक समाज से कटकर केवल वो अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ तक ही सीमित रह जाता है। अगर हम व्यक्ति को अधिकार देंगे तो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा पहले। ये मानव जाति के एक अंग के रूप में है और व्यक्ति के अधिकार नहीं है। अधिकार जो व्यक्ति को मिल रहे हैं वो संपूर्ण मानव जाति को मिल रहे हैं। ये नहीं कि केवल एक व्यक्ति के, केवल उस व्यक्ति को उसके अंग के रूप में मिल रहे हैं, नहीं। इनमें समाज व्यक्ति के लिए कृत्रिम संस्था और उसकी आत्मनिर्भरता में एक बाधा है। लोगों को आपस में बांधने से सूत्र केवल, नियम केवल स्वाभाविक आवश्यकताएं, निजी हित और संपत्ति की सुरक्षा के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि ये अधिकार वगैरह जो लोगों को मिले हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए अलावा और कुछ भी नहीं है। अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैधीकरण क्या है, इस पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं। राजनीतिक विद्वान है वो वैधता को राजनीतिक विज्ञान का मुख्य केंद्रीय विषय मानते हैं, कि वैधता राजनीतिक जो विज्ञान है उसका वो केंद्र बिंदु है। वास्तव में वैधता से हमारा तात्पर्य है उन विधियों से जिनके द्वारा सत्ताधारी अपनी सत्ता को उचित ठहराते हैं, यानी जो नियमों के अनुसार होता है वो वैधता है। वैधता सत्ता को परखने में सहायता प्रदान करती है। वैधता सत्ता को परखने में सहायता प्रदान करती है और यह हमें बताती है कि सरकार या सत्ता संविधान के कानून के अनुसार कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सरकार द्वारा बनाया गया कानून विधि संगत है या अवैध, सरकार जो कानून बना रही है वो वैध है या अवैध, सही है या गलत है, यह वैधता द्वारा ही पता किया जा सकता है। क्योंकि वैधता का मतलब होता है नियमों के अनुसार सत्ता का कौन सा रूप उचित है, सत्ता सरकार का कौन सा रूप कार्य सही है, या वैधता ही निर्धारित करती है, वैधता ही बताती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो वैधता सत्ता शक्ति पर नियंत्रण रखने का एक कुशल साधन है। शक्ति को कंट्रोल करना है तो वैधता का होना जरूरी है। मैक्स वेबर ने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सत्ता के 3 रूपों को उचित ठहराया है जो हम देखते हैं। पारंपरिक वर्चस्व, पारंपरिक वर्चस्व का आपने देखा होगा जो पहले से चला आ रहा है। इसके अनुसार व्यक्ति को सत्ता शक्ति वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है, यानी बाप के बाद, दादा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे एक के बाद एक पीढ़ी जो है वो शक्ति प्राप्त करती जाती है। इसे बोलते हैं पारंपरिक वर्चस्व। सत्ता जो है सदैव हमेशा
उसमें सत्ताधारी या उनके परिवार के हाथों में विद्यमान रहती है, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं पीढ़ी के पास रहती है जो शासन करते आ रहे हैं। सत्ताधारी जो होते हैं वो परंपरागत मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों के कानूनों के अनुसार शासन करते हैं। जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वो उन्हीं के अनुसार शासन को चलाते हैं। इसे हम बोलते हैं पारंपरिक वर्चस्व। अब आते हैं अगला करिश्माई विधि पे। करिश्माई विधि की बात करें तो इसके अंतर्गत व्यक्ति चाहे भले ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हो, किंतु उसमें योग्यता विद्यमान होने के कारण वह देश के शासन सत्ता को का कार्यभार संभालता है। यानी कि करिश्माई विधि में मतलब है कि इसमें व्यक्ति के पास कोई बड़ा पद या जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो, यानी कि साधारण परिवार का व्यक्ति भी बस वो योग्य होना चाहिए, वो सत्ता संभाल सकता है, ये बात बताई गई है। लोग उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, वो बेसिकली क्या था, निम्न था, निम्न जाति का था। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक, आते हैं विधि तार्किकता। एक विधिक एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है चीजों को, मतलब अपना शासक चुनने की, अपना लीडर चुनने की या अपना अधिकारी चुनने की। इस विधि में क्या होता है विधिक तार्किकता में, तो इस विधि के अनुसार व्यक्ति को सत्ता शक्ति का अधिकार एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद दिया जाता है। यानी व्यक्ति को सत्ता या पावर जब मिलती है जब वो एक प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन की एग्जाम पास कर लेता है। जैसा कि आजकल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में होता है कि एक परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा में जो उसको पास कर लेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेगा, फिर बाद में उसको अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही इसमें कहा गया है विधिक तार्किकता में, इस विधि के अनुसार व्यक्ति को सत्ता शक्ति का अधिकार एक प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद दिया जाता है। पहले तर्क वितर्क द्वारा व्यक्ति की योग्यता व कुशलता का परीक्षण किया जाता है। पहले तर्क वितर्क होगा, फिर उसकी योग्यता कुशलता देखेंगे, इंटरव्यू होगा, और योग्य होने पर उसे एक निश्चित क्षेत्र का कार्यभार सौंप दिया जाता है। एक क्षेत्र दे दिया जाता है कि भैया तुम इस एरिया को देखोगे, वहां का अधिकारियों से बना दिया, जिससे वह व्यक्ति उस क्षेत्र के अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने वैधता के आधार पर सत्ताधारी के 3 रूपों का वर्णन किया है जो राज्य के शासन को चलाने के लिए कुशल व उत्तम है। तो हमने 3 यहाँ पे चीजों को पढ़ा। इसमें अभी जो पढ़ा, पहला हमने पारंपरिक वर्चस्व का पढ़ा, फिर करिश्माई विधि पढ़ा और फिर विधिक तार्किकता, तो जिनके आधार पे सत्ता को आराम से चलाया जा सकता है। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझे होंगे। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और जो 4 चैप्टर मैंने आपको पहले बताए, जो कि मैंने चैनल पर जो इग्नू की प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार, इन चारों को भी आप देख लीजिएगा और साथ में ये वीडियो देख लेगा। और आपका जो एग्जाम है बीपीएससी 131 वो बहुत अच्छा जाएगा, और एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं जानता हूं कि आप वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो देखते हो यार तो उसको कमेंट भी कर दिया करो, एटलीस्ट कमेंट करके लाइक कर दिया करो, और जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि ज्यादा लोगों तक ये जो चीजें हैं पहुंचे। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो काफी लेट हो गई थी, वरना ये मैं पहले ही देता वीडियो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।